नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो नैनीताल से है। तेज बारिश से मकान गिर गया है, पेड़ भी यहां पर गिरा है। भवाली में मकान के ऊपर पेड़ गिर गया है, मकान को भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नैनीताल से, जहां पर एक मकान पर पेड़ गिर गया है जिससे मकान को भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के चलते मकान पर ये पेड़ गिरा है। भवाली में हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी आपके पास हादसे के बारे में? देखिए अमित, जिस तरह से कल 3 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज सुबह से भी लगातार बारिश है, तो भवाली में जो मल्ला बाजार है वहां पर एक मकान के ऊपर पेड़ गिरा है। हालांकि मकान को नुकसान जरूर हुआ है और ऐसी जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों भी जो मकान मालिक है उन्होंने वन विभाग को एक पत्र दिया था और जो सूखा पेड़ का है उसको काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति तो नहीं मिली। आज पेड़ जो है इतना खतरनाक हो गया था जो मकान के ऊपर गिरा है, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही वन विभाग की भी कही जा सकती है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पेड़ हटाने का काम जारी है। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कोटद्वार में भारी बारिश से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। कोटद्वार के नींबू चौड़ समेत 1 दर्जन से अधिक गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जगह जगह कटाव से सड़कें बह गई हैं, जिससे ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है। लगातार हो रहे नुकसान से लोगों में भी नाराजगी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नदियों के पानी को आबादी की ओर जाने से रोकने के लिए चैनलाइजेशन किया जा रहा है। अभी डीएफओ साहब से इसमें बात हो गई है और आज इसका कोटेशन भी खुल गया है चैनलाइजेशन का, तो कल एज सून एज पॉसिबल कल सुबह से इसमें जो है कि काम शुरू हो जाएगा, ताकि जो पानी जो आ रहा है ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से ये किसी तरह से आबादी क्षेत्र में भू कटाव ना करे और जनधन की हानि जो है वो न्यून की जा सके। और उधर टिहरी में 2 दिनों की लगातार बारिश से नेशनल हाईवे 94 पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण से कई नई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जहां से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कई बार हाईवे बंद हो चुका है। खाड़ी, ताछिला, बेमुंडा और नरेंद्र नगर के पास गिर रहे बोल्डर से कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं और कई लोग बाल बाल बचे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि लूच बोल्डर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। रोड के अंतर्गत 94 पे कार्य किया गया है। इसके लिए क्योंकि ये कार्य अभी जो है नए नए कार्य हैं, इसमें कई जगह पे लूज बोल्डर्स इत्यादि अटके हुए हैं, जिनको हटाने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दे दिए गए हैं और इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। इस प्रकार के जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पे संबंधित विभाग के द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 6 जिलों खासतौर से देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी को 24 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए सील कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए ही की जा रही है। साथ ही बॉर्डर पर भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राज्य में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। हरिद्वार में भाई जी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का रात को निधन हो गया। उनके निधन से उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका राजनीतिक जीवन में एक लंबा इतिहास रहा है। अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे। अमरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। पूर्व विधायक काफी समय से बीमार चल रहे थे और देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमरीश कुमार के निधन पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा नहीं रहे साहित्यकार उर्मिल थपलियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। उर्मिल थपलियाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है सीएम ने। शोकाकुल परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की है। थपलियाल के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। साहित्यकार और रंगकर्मी थे उर्मिल थपलियाल, जिनका निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम पुष्कर धामी ने शोक व्यक्त किया है।
तो प्रसिद्ध साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, अपनी प्रतिभा से कला जगत को समृद्ध करने वाले सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान व शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आज पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। नैनीताल में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों को ही नमाज की अनुमति दी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई और देश में अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। मुफ्ती अब्दुल खालिक ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की, साथ ही अमन शांति की दुआ की। किसी का हमने हक़ तलफ़ी की है, किसी का हक़ दबाया है, तो अपने आप को क़ुरबान करें, अपनी क़ुरबानी दें, अपने नफ्स को दबाएं और उसके हक़ की अदायगी करें। तो ये एक ही दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए हमारी ज़िंदगी का ये तौर तरीक़ा होना चाहिए कि आपस में मेल मोहब्बत उसी वक़्त वजूद में आएगा, उसी वक़्त बनेगा जब आप क़ुरबानी पेश करेंगे। देहरादून में ईद उल अजहा का त्यौहार कोरोना के चलते इस बार भी सादगी के साथ ही मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने घरों में या फिर सीमित संख्या में मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। इस दौरान देश की खुशहाली और कोरोना से मुक्ति की दुआ भी की गई। नमाज के बाद कुर्बानियां दी गई। और देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये लगातार दूसरा साल है जब कोविड के चलते बहुत ही सादगी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ईद मनाई गई। किस तरह की तस्वीर देखने को मिली? अमित, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले साल भी ईद की जो नमाज अदा की गई थी वो करीब 6 बजे की ईद की नमाज अदा की थी और इस साल भी वही रहा। लेकिन इस साल सिर्फ इतना रहा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके अनुसार नमाज मंदिरों नमाज अदा की गई। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीक़ों से नमाज अदा की गई, अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर मात्र 5 लोगों को ही मस्जिदों में नमाज करने के लिए प्रोटोकॉल दिया गया था। और जैसे अगर हल्द्वानी की बात करें, वहाँ 50 लोगों को भी एक ये छूट दी गई थी। इसी के अनुसार अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से ये नमाज अदा की गई। जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया, लेकिन लोगों में कुछ हद तक निराशा तो रही होगी, क्योंकि लगातार ये दूसरा साल था जब वो एक दूसरे से गले नहीं मिल पाए, क्योंकि ये भी कहा गया था कि दूर से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। वहीं जिले में सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मंत्री चुफाल ने कहा कि कर्मचारी नेताओं से बातचीत चल रही है, जल्द से जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। हमारे जो मीडिया के हमारे प्रभारी पत्रकार महोदय, इनके क्षेत्र में जो सफाई जो कर्मचारी है, जो उनके संगठन के अधिकारी लोग हैं, उनसे अभी वार्ता चल रही है। माननीय मंत्री जी, जो विभागीय मंत्री जी से बराबर बात चली, जल्दी से जल्द उनका समाधान निकल जाए। जिस केदारनाथ धाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार आस्था है, उसी केदारनाथ धाम समेत 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी राज्य की बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। ऊखीमठ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को देवस्थानम बोर्ड के विरोध में काले झंडे दिखाए गए, जबकि इससे पहले ऊखीमठ में ही बीजेपी के नेता पंकज भट्ट पर पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए और अगर बोर्ड भंग नहीं हुआ तो इसी तरीके का विरोध चलता रहेगा और बीजेपी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को पार्टी से तुरंत बाहर करे। अगर जल्दी से जल्दी देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म नहीं करती उत्तराखंड सरकार, ऐसे ही सारे बीजेपी के नेताओं का यही हश्र होगा चारों धामों में। तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर किया जाए, अनगत ये जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारा जो है इसका खामिया भाजपा सरकार को भोगना पड़ेगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है और जब पुरोहित नहीं आने देंगे तब की तब देखेंगे। अब जब नहीं आने देंगे तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल वो मुख्यमंत्री के विचाराधीन है।
अब जब नहीं आने देंगे तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल वो मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। तीर्थ पुरोहितों के घनघोर विरोध के बाद भी देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र रावत अपने रुख पर कायम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई उनका साथ दे या ना दे, वो अकेले ही इसके लिए खड़े रहेंगे। हुए व्यक्ति को तो उठाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, लेकिन किसी ने अगर सोने का ढोंग किया हुआ है तो आप कितने नगाड़े बजे उसको जगा नहीं सकते आप। वहाँ पर जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, ऐसा नहीं है, लोग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, नहीं तो मैं हूँ बहुत पर्याप्त हूँ, अकेला बहुत हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी के हाथों उद्घाटन और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, ऐसे में ये उन पर तमाचा है। कांग्रेस ने कहा कि किस हैसियत से सीएम की पत्नी ने उद्घाटन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि जनहित में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अधिकारियों को निर्देश दे सकता है। किस हैसियत से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी ने न केवल उद्घाटन किया बल्कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया, जिसको ऑन कैमरा वो कह रही हैं कि निर्देशित करके आगे के कार्यक्रम और आगे के काम ठीक से करने के लिए मैंने निर्देशित किया। तो इस बात को बताना चाहिए। ये तो सवाल बीजेपी से और संघ परिवार के लोगों से है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। सतपाल महाराज ने पार्टी की नीति और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सतपाल महाराज ने कहा कि 2022 में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। तो बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी वर्कर्स को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस बार पाठ सीधा सा है। झंडे बैनर से वोट नहीं मिलेगा, वोट के लिए घर घर जाना होगा, लोगों के दिलों में उतरना होगा। बीजेपी ने सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को राज्य के दौरे पर भेजा, जहां वो पार्टी वर्कर्स को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। मंगलवार की बात करें तो देहरादून और अल्मोड़ा में ऐसी ही बैठकें हुई। दून में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री बंशीधर भगत शामिल हुए, तो अल्मोड़ा में बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पार्टी का साफ संदेश है कि आपस में बयानबाजी ना हो और विपक्ष की खामियां जनता को कैसी बताई जाएं, इसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। 2022 जीतना ही सबका टारगेट है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को कहा है, भाई जो भी है सब एकजुट होकर लगें, किसी के खिलाफ कोई बात न करें, अच्छी बातें करें, सब एकजुट होकर रहें। और इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मैंने देखा, मैं टिहरी में था, और लोगों में उत्साह भी बन रहा है। लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं। हम अधिकारियों से, प्रभारी मंत्री होने आते संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का पूरा जोर घर घर जाने और एक एक वोटर से बात करने में है, ताकि कहीं से भी कोई कसर न छूटे। इसके लिए अगले चरण में पहले मंडल और फिर बूथ स्तर पर इसी तरह की ट्रेनिंग होगी। हमने 4 महीने का, 6 महीने का चुनाव का रोड मैप तैयार किया है, उसी में कार्य समिति भी हमने सम्मिलित की है। इसके बाद मंडल कार्य समिति होगी, विधानसभाओं के भ्रमण होंगे, मुख्यमंत्री के अलग से कार्यक्रम होंगे, नीचे जाएंगे तो हम बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे, शक्ति केंद्र के कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड की जनता ने लगातार 2 टर्म किसी भी पार्टी को नहीं दिए और बीजेपी इस बार इस मिथक को तोड़ना चाहती है। हालांकि पार्टी की ये ट्रेनिंग कितनी काम आएगी, इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिछले 4.5 सालों में कई बार नौकरशाही के हावी होने और अधिकारियों की मनमानी की बात उठती रही है, लेकिन अब राज्य में मुख्य सचिव बदलने के बाद 24 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। नौकरशाही सीएम पुष्कर सिंह धामी की हिट लिस्ट में रही है और मौका मिलते ही धामी ने बड़ा फैसला लिया और लंबे समय से जमे अधिकारियों का तबादला कर दिया। अब नौकरशाही के हाथों अब तक बेबस रहे मंत्री इसे सही फैसला बता रहे हैं, तो सियासी गलियारों में भी इसके संदेश माने जा रहे हैं। इसलिए ये तो बदलाव बहुत ज़रूरी होता है और ये इसलिए लंबे समय तक कोई एक सचिव एक विभाग में रहता है तो कहीं ना कहीं है तो सभी इंसान, मैंने फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है और उससे कई बार निर्णय प्रभावित होते हैं। पिछले 4.25 साल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आज तक का है। उसके माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश की अफसरशाही को भी ये संदेश भी देना चाहते हैं, संकेत भी देना चाहते हैं कि उन्हें अगर कोई बदलाव करना है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे।